Today we will discuss about approaches to the study of political science. पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करने की दो टाइप के अप्रोचेस हैं. एक तो है ट्रेडिशनल अप्रोचेस एंड नेक्स्ट इज़ मॉडर्न अप्रोचेस. सो हम इन दोनों अप्रोचेस को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले बात करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोचेस की. पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करने की ट्रेडिशनल अप्रोचेस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के स्टार्ट होने से पहले तक काफ़ी प्रेवलेंट थी. और ये जो अप्रोचेस हैं ट्रेडिशनल अप्रोचेस पॉलिटिक्स की, इसके अंदर स्टेट और गवर्नमेंट की स्टडी पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है. मतलब कि जब पॉलिटिक्स को समझा जाएगा या पढ़ा जाएगा उस टाइम पर स्टेट और गवर्नमेंट को ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाएगा. और ट्रेडिशनल अप्रोचेस मेनली एक ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी से कंसर्न्ड थी और जो स्टेट के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे कंसर्न्ड थी. और ट्रेडिशनल अप्रोचेस जो हैं वो ज़्यादातर नॉर्मेटिव होती थी, नॉर्म्स के बेसिस पर होती थी. और इसके अंदर जो डिफरेंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं उनकी स्टडी की जाती है. ठीक है, रिसर्च और थ्योरी के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता. और ये जो अप्रोचेस हैं ये कभी भी साइंटिफिक नहीं होती थी मॉडर्न अप्रोचेस की तरह. ठीक है, अब ये जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं इनके अंदर हम हिस्टोरिकल अप्रोचेस, फिलोसफिकल अप्रोचेस, लीगल और इंस्टीट्यूशनल अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे. ये जो अप्रोचेस हैं ये ट्रेडिशनल अप्रोचेस की सब अप्रोचेस हैं. ठीक है, सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल अप्रोचेस को. जो हिस्टोरिकल अप्रोचेस हैं ये बिलीव करती हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है ये सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से आई है. और इन सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से बहुत बड़े बड़े थिंकर्स इमर्ज हुए. जैसे कि जो ग्रीस है वहाँ के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से एरिस्टोटल और प्लेटो जैसे जो थिंकर्स हैं वो सामने आए. और अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो 17th सेंचुरी के अंदर जो इंग्लैंड की कंडीशन थी उसकी वजह से लॉक और जो हॉब्स हैं उन्होंने अपनी थ्योरीज दी. ठीक है, और जैसे कि ये नाम ही सजेस्ट करता है हिस्टोरिकल अप्रोचेस, सो इसके अंदर हिस्ट्री को एक मतलब जो पॉलिटिकल लाइफ है उसको स्टडी करने के लिए हिस्ट्री को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है. हिस्टोरिकल अप्रोच जो है ये 17th सेंचुरी के अंदर आई है. ठीक है, और ये जो अप्रोच है ये किसी स्टेट की, किसी नेशन या कंट्री की हिस्ट्री से ज़्यादा कंसर्न्ड होती है. इसके अंदर फॉर्मल और इनफॉर्मल हिस्ट्री दोनों को इंक्लूड किया जाता है. और ये हिस्टोरिकल अप्रोच जो है ये नॉर्म्स और वैल्यूज से कंसर्न्ड नहीं होती. ठीक है, नॉर्म्स और वैल्यूज से सिर्फ फिलोसफिकल अप्रोच कंसर्न्ड होती है, ये याद रखना है. सो अब हम डिस्कस करेंगे फिलोसफिकल अप्रोच के बारे में. फिलोसफिकल अप्रोच जो है इससे जब पॉलिटिकल साइंस की स्टडी की जाती थी उसके अंदर कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस को एग्जामिन किया जाता था. ये फंडामेंटल क्वेश्चन पावर, अथॉरिटी, जस्टिस, गवर्नेंस इन सब से रिलेटेड होते थे. और ये जो अप्रोच है ये जो प्रिंसिपल्स हैं या जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है उसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज करती थी. जैसे कि लिबरलिज्म, सोशलिज्म, कंजर्वेटिज्म. ठीक है, सो ये जितनी भी टर्म्स हैं, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो थ्योरी है इस पे ज़्यादा फोकस होता था. ठीक है, ये जो अप्रोचेस हैं ये नॉर्मेटिव हैं. ठीक है, और इनके अंदर कुछ वैल्यूज़ होती हैं या फिर ये नॉर्म्स और वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड होती है. ठीक है, नेक्स्ट इज़ लीगल अप्रोच. लीगल अप्रोच आती है 19th सेंचुरी के अंदर. ठीक है, अब ये जो लीगल अप्रोच है ये तब आती है जब पॉलिटिक्स के अंदर लीगल सिस्टम या लॉज जैसे टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया. मतलब कि जब पॉलिटिक्स को स्टडी किया जाता था उसके अंदर लॉ और लीगल सिस्टम को इंक्लूड किया गया था. सो तब ये अप्रोच आई थी. लीगल अप्रोच जो है ये फॉर्मल लॉज से कंसर्न्ड होती है, जो भी सोसाइटी के अंदर लॉज है. और हिस्ट्री से लीगल अप्रोच का कोई ज़्यादा वास्ता नहीं है. और ना ही ये अप्रोच जो है ये फिलोसफिकल अप्रोच की तरह नॉर्म्स और वैल्यू से कंसर्न्ड है. सो लीगल अप्रोच ना तो हिस्ट्री से कंसर्न्ड है ना ही नॉर्म्स और वैल्यू से कंसर्न्ड है. इसके अंदर सिर्फ उस सोसाइटी के अंदर जो लॉज वगैरह प्रेवलेंट है, ठीक है, उन सब की बात की जाती है, उन सबको डिस्कस किया जाता है. नेक्स्ट इज़ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच. सो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो है इसके अंदर इंस्टीट्यूशंस की स्टडी की जाती है. और ये अप्रोच भी आती है 19th सेंचुरी के अंदर. ठीक है, सो ये जो अप्रोच है इसके अंदर इंस्टीट्यूशंस जैसे एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर इन सब को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, इनकी स्टडी की जाती थी. ठीक है, और ये अप्रोच मेनली जो गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स के फॉर्मल एस्पेक्ट्स हैं उनसे डील करती है.
ठीक है। और इसके अंदर ज़्यादा जो एम्फेसाइज किया गया है वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स की स्टडी से है। सो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में भी लीगल अप्रोच की तरह कोई हिस्ट्री से ये कंसर्न नहीं है और ना ही नॉर्म्स और वैल्यूज से कंसर्न है, ठीक है। सो आपको एक चीज़ याद रखनी है, नॉर्म्स और वैल्यूज से सिर्फ फिलोसफिकल अप्रोच ही कंसर्न है। अब हम इन सभी अप्रोचेस की, ये जो 4 अप्रोचेस हैं, इनके अंदर क्या सिमिलैरिटीज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो ये जितनी भी अप्रोचेस हैं ये सारी ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं और ये जितनी भी अप्रोचेस हैं ये पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करने की ओल्ड अप्रोचेस हैं। इनको हम एम्पिरिकल अप्रोचेस भी कह सकते हैं। और ट्रेडिशनल अप्रोचेस के अंदर ये बिलीव किया जाता है कि पॉलिटिकल साइंस की स्टडी कभी भी साइंटिफिक नहीं हो सकती, ठीक है। सो ये सारी थी ट्रेडिशनल अप्रोचेस। नेक्स्ट इज़ मॉडर्न अप्रोचेस। मॉडर्न अप्रोचेस के अंदर हम सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, बिहेवियरल और मार्क्सिस्ट अप्रोच को डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करने की मॉडर्न अप्रोचेस जो हैं ये इसीलिए आई क्योंकि जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं उसके अंदर कुछ डेफिशिएंसीज थी, कुछ उसकी लिमिटेशंस थी। उनको कम करने के लिए, उनको मिनिमाइज़ करने के लिए नए पॉलिटिकल थिंकर्स एक नई अप्रोच लेकर आते हैं, ठीक है। ये सारी जो अप्रोचेस हैं हम इनको मॉडर्न अप्रोचेस कहते हैं। और काफ़ी सारे थिंकर्स ये मानते हैं कि मॉडर्न अप्रोचेस को लाने का जो एक मकसद है वो ट्रेडिशनल अप्रोचेस के अगेंस्ट एक रिएक्शन है, ठीक है। सो इसको ट्रेडिशनल अप्रोचेस के अगेंस्ट एक रिएक्शन भी माना जाता है मॉडर्न अप्रोचेस को। इन अप्रोचेस के अंदर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स या हिस्टोरिकल एनालिसिस से बियॉन्ड जाकर स्टडी की जाती है। और ये जो मॉडर्न अप्रोचेस हैं इसके अंदर एम्पिरिकल डेटा से कंक्लूजन्स को ड्रॉ किया जाता है। और जो मॉडर्न अप्रोचेस हैं ये बहुत ही साइंटिफिक मेथड से जो है स्टडी करती हैं, ठीक है। और जो पॉलिटिकल साइंस है इसके अंदर कुछ साइंटिफिक कंक्लूजन्स को ड्रॉ करने की कोशिश की जाती है। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सोशियोलॉजिकल अप्रोच। जब हम पॉलिटिकल साइंस के स्टडी करते हैं सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, इसके अंदर हम ये एनालाइज करते हैं कि कैसे सोशल स्ट्रक्चर्स, इंस्टीट्यूशंस, ये सब जो पॉलिटिकल बिहेवियर है या पावर डायनामिक्स है या पॉलिसी आउटकम्स हैं, इन सबको ये कैसे शेप करते हैं। और साथ ही इस अप्रोच के अंदर हम ये एग्जामिन करते हैं कि फैक्टर्स जैसे कि रेस, क्लास, जेंडर, कल्चर, इन सब का क्या इन्फ्लुएंस है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में, डिसीजन मेकिंग में और गवर्नेंस के अंदर। सो सोशियोलॉजिकल एनालिसिस जब होता है पॉलिटिकल साइंस का, इसके अंदर हम सोशल मूवमेंट्स की भी स्टडी करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, इंटरेस्ट ग्रुप्स और इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक सोसाइटी जो है उसके अंदर इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस में किस तरीके का इंटरेक्शन है। और साथ ही हम ये एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे सोशल नॉर्म्स, नेटवर्क्स और इनइक्वालिटीज़ ये सब पॉलिटिकल सिस्टम्स या आउटकम्स को शेप करते हैं। और वहीं पर अगर हम साइकोलॉजिकल अप्रोच की बात करें, सो साइकोलॉजिकल अप्रोच के अंदर क्या हम स्टडी करते हैं, बेसिकली साइकोलॉजी में हम बिहेवियर, एटीट्यूड, मोटिवेशन, इन सब की स्टडी करते हैं। सो ये जो बिहेवियर है, मोटिवेशन है, एटीट्यूड है इंडिविजुअल या फिर ग्रुप का, इन सबको हम एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर स्टडी करते हैं। जैसे हमने सोशियोलॉजिकल अप्रोच में बात की कि क्लास, जेंडर या फिर कल्चर, रेस, ये कैसे इन्फ्लुएंस करती है पॉलिटिक्स को। वहीं पर जो साइकोलॉजिकल अप्रोच है इसके अंदर हम देखते हैं पर्सनैलिटी, इमोशंस, हमारी सोशल आइडेंटिटी या ग्रुप डायनामिक्स, ये पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, आइडियोलॉजी फॉर्मेशन, इन सबको कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। सो जो साइकोलॉजिकल अप्रोच है इसके अंदर हम ये भी एग्जामिन करते हैं कि जो भी पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं या जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सब का एक इंडिविजुअल या फिर कलेक्टिवली एक सोसाइटी की वेलबींग पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक अप्रोच। इकोनॉमिक अप्रोच के अंदर हम ये देखते हैं कि जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं और जो पॉलिटिकल आउटकम्स हैं इनके बीच की रिलेशनशिप कैसी है। और इसके अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि कैसे पॉलिसीज़, इंस्टीट्यूशंस, डिसीजन मेकिंग जो पॉलिटिक्स में हो रहा है वो हमारे रिसोर्सेज के एलोकेशन को, वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे इम्पेक्ट कर रहा है। अगर पॉलिटिक्स के अंदर एक पॉलिसी लाई गई है या एक डिसीजन लिया गया है, उसका उस रीजन की या फिर उस स्टेट की जो इकॉनमी है उसके ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होता है।
नेक्स्ट इज बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच को स्टडी करने से पहले हम मार्क्सिस्ट अप्रोच की बात करेंगे। मार्क्सिस्ट अप्रोच के जो बहुत ही की कॉन्सेप्ट्स हैं वो है, एक तो है कैपिटलिस्ट क्लास, ठीक है, और दूसरी है वर्किंग क्लास, ठीक है। सो ये दोनों जो क्लासेस हैं, इन दोनों क्लास के जो लोग हैं उनकी स्टडी की जाती है कि उनका कैसे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। मतलब जो एक्सप्लॉयटेशन होगा वो कैपिटलिस्ट क्लास का नहीं होगा, वो वर्किंग क्लास का होगा, ये तो अंडरस्टूड है। और मार्क्सिस्ट अप्रोच के अंदर कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज किया जाता है और एक रिवोल्यूशनरी चेंज लाने की कोशिश की जाती है, ठीक है, जिससे कि एक क्लासलेस सोसाइटी बने, जिसमें ना तो रिच लोग हों ना ही ज़्यादा पुअर लोग हों, सभी जो है वो इक्वल हों, ठीक है। लास्ट में दो अप्रोचेस बच गई हैं, दैट इज़ बिहेवियरलिज्म अप्रोच एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म अप्रोच। ये भी मॉडर्न अप्रोचेस का ही पार्ट है। सो जो बिहेवियरलिज्म अप्रोच है ये मिड 20th सेंचुरी के अंदर आई थी और इसके अंदर जब पॉलिटिकल साइंस की स्टडी की गई तो वो एक साइंटिफिक स्टडी की जाती थी, ठीक है। मतलब कि जैसे कि ट्रेडिशनल अप्रोचेस के अंदर साइंटिफिक स्टडी नहीं थी, तो जो बिहेवियरलिज्म अप्रोच है इसके थ्रू साइंटिफिक स्टडी की गई। इसके अंदर एम्पिरिकल मेथड्स जैसे कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, एक्सपेरिमेंटेशन, इन सब को यूज़ किया गया, इन सब मेथड्स को यूज़ किया गया पॉलिटिकल प्रोसेस और डिसीजन मेकिंग की स्टडी करने के अंदर। ये जो अप्रोच है ये पॉलिटिकल साइंस को बहुत ही रिगरस और ऑब्जेक्टिव बनाती है, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनाती है, क्योंकि इसके अंदर जो है जो बिहेवियर जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उस पे ज़्यादा फोकस किया गया, ना कि नॉर्मेटिव जजमेंट्स के ऊपर। जैसे कि ट्रेडिशनल अप्रोचेस के अंदर नॉर्म्स और वैल्यूज़ पर ज़्यादा फोकस था, बल्कि जो नॉर्म्स और वैल्यूज़ हैं वो एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, लेकिन जो बिहेवियर है उसको हम देख सकते हैं, ठीक है। सो बिहेवियर को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो इसको हम कह सकते हैं कि ये साइंटिफिक अप्रोच है, क्योंकि जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, उसी के ऊपर ही हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस के अंदर जब बिहेवियरलिज्म अप्रोच के थ्रू स्टडी की जाती है सो उसके अंदर साइंटिफिक मेथड्स को अडॉप्ट किया जाता है, और यही कारण है कि ये जो बिहेवियरलिज्म अप्रोच है ये थोड़ी सी साइंटिफिक हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ पोस्ट बिहेवियरलिज्म अप्रोच। सो पोस्ट बिहेवियरलिज्म अप्रोच जो है ये बिहेवियरलिज्म, ये वाली जो अप्रोच है इसकी कुछ लिमिटेशंस के रेस्पॉन्स में आई है। और पोस्ट बिहेवियरलिज्म अप्रोच के अंदर नॉर्मेटिव कंसर्न्स को रीइंट्रोड्यूस किया गया। जो नॉर्मेटिव कंसर्न्स किसके अंदर थे, ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर थे, उनको फिर से रीइंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर क्वालिटेटिव मेथड्स को यूज़ किया जाता है पॉलिटिकल साइंस की स्टडी में, ठीक। और पोस्ट बिहेवियरलिज्म में स्कॉलर्स को ये एनकरेज किया जाता है कि वो एथिकल और मॉरल डायमेंशंस को भी पॉलिटिकल फिनोमिना के अंदर कंसिडर करें। और ये अप्रोच एम्फेसाइज करती है कि जब हम पॉलिटिकल बिहेवियर या इंस्टीट्यूशन को समझें या अंडरस्टैंड करें, उसके अंदर कल्चर और हिस्ट्री ये दोनों ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो पोस्ट बिहेवियरलिज्म के अंदर हम ये कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच के कुछ एस्पेक्ट्स को भी कंसिडर किया गया है, वहीं पर बिहेवियरलिज्म अप्रोच के अंदर जो नॉर्मेटिव जो एस्पेक्ट है उसको बहुत ही एकदम नेग्लेक्ट किया गया है, ठीक है। सो सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच आई, ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर कुछ लिमिटेशंस थी, उसकी वजह से मॉडर्न अप्रोच आई। मॉडर्न अप्रोचेस को भी हम जो डिफरेंट बाकी डिसिप्लिन्स हैं उनके साथ स्टडी करते हैं मॉडर्न अप्रोच के अंदर, मतलब पॉलिटिकल साइंस को। और उसके बाद आती है बिहेवियरलिज्म अप्रोच, और बिहेवियरलिज्म अप्रोच के अंदर भी कुछ लिमिटेशंस थी। सो उन सब कमियों को पूरा करने के लिए पोस्ट बिहेवियरलिज्म अप्रोच को लाया गया, ठीक है। सो ये सारी अप्रोचेस हैं जिससे हम पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करते हैं। थैंक यू सो मच।